और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां गांव में भीषण आग लग गई। 50 से ज्यादा घर जले हैं, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई है। वारिसनगर के लखनपट्टी गांव की घटना सामने आई है। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया है। खाना बनाने के दौरान यह आग लगी है, तो गांव में भीषण आग लगी। भीषण आग लगी से ये जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर 50 से ज्यादा घर जले हैं। गांव में ये भीषण आग लगी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं समस्तीपुर के, जहां पर देखिए कैसे धू धू कर जलते हुए ये घर दिखाई दे रहे हैं। लोगों की आंखों के सामने ये घर जल रहे हैं, लोग कुछ भी कर नहीं पा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल है। 2 घंटे के करीब इस आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक 50 घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। देखिए कितनी भीषण यह आगलगी की घटना सामने आई है। खाना बन रहा था और उसी दौरान खाना बनाने के दौरान ही यह आग भड़की है और ये आग बढ़ती चली गई और एक एक करके कई घरों को चपेट में यह आग लेती चली गई। 50 के करीब जो घर हैं वो जले हैं। इस पूरी घटना में काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के हताहत होने की, किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है, ये राहत की बात है। लेकिन इन सब के बीच भारी नुकसान जो है वो हुआ है। बताया जा रहा है कि इस आग की सूचना दमकल की टीम को दी गई। दमकल की टीम पहुंची और करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। लेकिन देखिए कैसे ये आग की जो चिंगारी है वो भड़की हुई दिखाई दे रही है। आग की लपटें आसमान में उठती हुई दिखाई दे रही है और ये कितनी भीषण आग लगी है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोगों की मौजूदगी है। लोग अपने स्तर से भी लगातार आग बुझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन आग इतनी भयावह थी कि इसे स्थानीय स्तर पर बुझा पाना नामुमकिन था। दमकल की टीम जब मौके पर पहुंची तो उसे भी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और उसके बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। तो ये तस्वीर है उस मंजर का जिसने तबाही मचाई है। लेकिन राहत की बात कि सभी लोग सुरक्षित हैं, किसी को कुछ हुआ नहीं है, कोई झुलसा नहीं है, कोई जख्मी नहीं है और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। लेकिन लाखों की संपत्ति जलकर अब खाक हो गई है। देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से अब किस तरीके की जो राहत है वो इन लोगों तक पहुंचाई जाती है, क्योंकि नुकसान जब भी होता है तो प्रशासनिक मदद की गुहार भी लोग लगाते हैं, मुआवजे की मांग करते हैं। देखना होगा कि किस स्तर पर जो राहत है इन लोगों तक पहुंच पाती है। यहाँ पे लगभग 50 से 60 घर जल करके खत्म हो चुका है। यहाँ पे राहत सामग्री का अतिशीघ्र व्यवस्था किया जाए, जो भी प्रशासनिक व्यवस्था है। तो ये 2 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी और कितनी ज्यादा खतरनाक थी। 50 घर जलकर खाक हो गए हैं, लाखों की संपत्ति जलकर खाक हो गई। हाजीपुर में कल देर शाम एक चिकन शॉप में गोलीबारी की घटना हुई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 बाइक सवार 4 अपराधी दुकान पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि घटना स्थल से महज 50 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। बावजूद अपराधी बेखौफ थे और ताबड़तोड़ गोलियां उन्होंने चलाई। अपराधियों ने फायरिंग के करीब 2 घंटे के बाद चिकन दुकानदार को फोन कर 25 लाख की रंगदारी मांगी, जिसके बाद दुकानदार मोहम्मद बबलू दहशत में आ गया। आपको बता दें कि पीड़ित दुकानदार ने पूरी घटना को लेकर के पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। तो हाजीपुर से ये बड़ी खबर और ये तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें 2 बाइक पर सवार 4 अपराधी आए और ताबड़तोड़ उन्होंने फायरिंग की। इस फायरिंग करने के बाद उन्होंने दुकानदार से 25 लाख की रंगदारी भी मांगी। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 50 मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी, लेकिन अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उन्हें पुलिस का भी खौफ नहीं है, पुलिस का भी डर नहीं है और वो चिकन दुकान पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। और जिसकी ये तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां किस तरीके से अपराधी घुस रहा है और कुछ अपराधी बाइक पर सवार नजर आ रहे हैं और वो लगातार चिकन दुकानदार पर फायरिंग करते हैं और उनसे 25 लाख की रंगदारी भी मांगते हैं। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां शराब माफिया के खिलाफ एक्शन हुआ है। रक्सौल सुगौली मोतिहारी में एक्शन हुआ। भारी मात्रा में यहां से देसी विदेशी शराब जब्त की गई है। कई शराब तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। जमीन के अंदर शराब छिपाई गई थी, जिसे नष्ट किया गया। इसके साथ साथ कई भट्टियों को भी ध्वस्त किया गया है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शराब माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। मोतिहारी की अगर बात करें तो मोतिहारी हॉट स्पॉट बना हुआ है, क्योंकि लगातार आए दिन करीब कह सकते हैं कि रोजाना यहां से शराब भट्टियों पर कार्रवाई की तस्वीर जो है वो सामने आती है। लगातार इनके ऊपर एक्शन होता है। कई शराब तस्करों की गिरफ्तारी भी हुई है, लेकिन इन सबके बावजूद भी ये शराब तस्कर बाज नहीं आते हैं। हालांकि कार्रवाई, ड्रोन से निगरानी
उत्पाद विभाग की टीम हो या पुलिस प्रशासन की टीम लगातार यहां पहुंचती है और इनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो रक्सौल, सुगौली, मोतिहारी ये वो जगहें हैं जो हॉटस्पॉट इन दिनों बना हुआ है और यहाँ अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। शराब तस्करी के शराब यहाँ पर बनाए जाते हैं और कहीं आपको ज़मीन के अंदर शराब मिल जाती है तो कहीं झाड़ियों के पीछे शराब निर्माण का काम किया जाता है ताकि पुलिस की नज़र वहां पर नहीं पड़े। लेकिन इन सब के बावजूद लगातार ड्रोन से भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है, आसमान से निगरानी रखी जाती है और ऐसे में जो स्पॉट यहां पर दिखाई देते हैं वहां सीधे टीम पहुंचती है और वहां पर एक्शन लिया जाता है। ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए कैसे जो शराब हैं वो आपको दिखाई दे रही होंगी। तो देसी शराब, विदेशी शराब ये यहाँ से बरामद की जा रही है, स्प्रिट भी यहाँ से बरामद की जाती है और जाहिर सी बात है कि इन शराब से लोगों की जान तक चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी शराब का सेवन करना भी लोग कम नहीं कर रहे हैं और तस्कर भी बाज नहीं आते। लेकिन उन सबके बीच पुलिसिया कार्रवाई। और इसी बीच किशनगंज से भी आपको बड़ी खबर बता दें, जहां सतार अली नाम का व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेशी नागरिकों के संरक्षण देने का यह आरोप उस पर लगा है। 5 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे बांग्लादेशी और बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ में ये खुलासा भी हुआ है। आपको बता दें कि टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सतार अली को जेल भी भेज दिया है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, किशनगंज से 5 दिन पहले गिरफ्तार हुआ था और बांग्लादेशी नागरिकों से पूछताछ में ये बड़ा खुलासा हुआ है। टाउन थाना क्षेत्र में पुलिस की ये कार्रवाई की गई। पुलिस ने सतार अली को जेल भेजा। तो इसी बीच आपको किशनगंज से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बांग्लादेशी नागरिकों को संरक्षण देने का आरोप सतार अली खान पर लगा। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करते हैं जमुई की खबर की। तो आज जमुई में सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा है। सीएम जमुई में विकास योजनाओं का जायजा लेंगे, साथ ही 890 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम महिला डिग्री कॉलेज के अलावा महिला थाना और कई विभागों के कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। साथ ही दर्जनों योजनाओं का शिलान्यास भी किया जाना है। सीएम सबसे पहले खैरा के गरही जलाशय का मुआयना करेंगे, जहां सिंचाई और पर्यटन को लेकर काम होना है। इसके बाद सीएम सदर प्रखंड के गरसंडा पंचायत के सोनपे गांव आएंगे, यहां विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सीएम कई विभागों के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। राज्यसभा में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब दिया और इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस सहित विपक्ष पर जमकर बरसे। ये रिपोर्ट देखिए। आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। पीएम मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष, खासकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का फैमिली फर्स्ट मॉडल देश के विकास में बाधा है। सबका साथ सबका विकास कांग्रेस के रोड मैप में नहीं है। पहले के मॉडल में, खास करके कांग्रेस के कालखंड में, तुष्टीकरण, हर चीज में तुष्टीकरण, यही उनका एक प्रकार से औषधि बन गई थी उनकी राजनीति को करने की। राज्यसभा में पीएम मोदी बाबा साहेब अम्बेडकर का भी मुद्दा उठाते नजर आए। उन्होंने कहा कि अम्बेडकर से कांग्रेस की नफरत जग जाहिर है और आज कांग्रेस को मजबूरन जय भीम बोलना पड़ रहा है। इस देश के लोगों ने बाबा साहब की भावना का आदर किया, सर्व समाज ने आदर किया और तब आज मजबूरन कांग्रेस को जय भीम बोलना पड़ रहा है, उनका मुंह सूख जाता है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने विपक्ष पर समाज में जाति आधारित विभाजन फैलाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है। आज जातिवाद का जहर फैलाने के लिए भरपूर प्रयास हो रहा है, लेकिन 3 दशक तक दोनों सदन के ओबीसी एमपीस और सभी दलों के ओबीसी एमपीस
सरकारों से मांग करते रहे थे कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, ठुकरा दिया गया। राज्यसभा में पीएम मोदी की 92 मिनट की स्पीच सरकार के सबका साथ सबका विकास पर फोकस रही। साथ ही इस दौरान कांग्रेस पर जमकर बरसे, वहीं शायराना अंदाज में तंज भी कसा। मेरे देश उदास न हो, फिर दीप जलेगा, तिमिर ढलेगा और सूरज निकलेगा, अंधेरा छटेगा, कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण पर सियासी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। संजय झा ने कहा कि पीएम ने बताया कि कैसे कांग्रेस बाबा साहब की विचारधारा के खिलाफ है, तो चिराग पासवान ने कहा पीएम ने तथ्यों के साथ अपनी बातें रखी, साथ ही देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाया इसकी भी वजह बताई। वो तो पूरा डिटेल में बताया कि कैसे उन्होंने 2 बार बाबा साहब को चुनाव में हराया और जो भी उनके विचार थे उनके खिलाफ ही काम किया। और प्रधानमंत्री खास करके जो परमिट राज था उसमें कैसे चीनी मिलता था, कैसे लोग स्कूटर लेते थे, कैसे गैस सिलेंडर लेते थे, वो डिटेल बता रहे थे कि देश की क्या स्थिति थी। ये देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में लोकसभा का हो, राज्यसभा का हो, उन्होंने तर्क के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखने का कार्य किया। जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की पिछले 10 साल की उपलब्धियां तो रखी ही रखी, साथ ही में अभी तक देश क्यों नहीं आगे बढ़ पाया इसके भी कारण उन्होंने मजबूती से बताने का उन्होंने काम किया। और जो एक महत्वपूर्ण वाक्य का उन्होंने जिक्र किया कि ये संतुष्टिकरण की राजनीति है, तुष्टिकरण की नहीं। और अब रुक करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव की खबर का। दिल्ली विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आने के बाद सियासी बहस तेज हो गई है। बीजेपी दिल्ली में केजरीवाल के सफाई के दावे कर रही है, तो कांग्रेस असल परिणाम आने तक इंतजार करने की बात कह रही है। सरकार तो बनना तय है। ये केजरीवाल कांग्रेस का नाजायज औलाद है। ये 2013 में कांग्रेस ने केजरीवाल को पैदा किया, समर्थन देके सरकार बना के ऐसे मक्कार, ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को। और आज कांग्रेस का सफाया हो गया और दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को सफाया कर दिया। हम लोगों का आकलन है कि निश्चित रूप से वहाँ अच्छा प्रदर्शन भाजपा करेगी। साथ में जदयू की एक ही सीट है, लेकिन सभी लोग काफ़ी उत्साहित हैं और जो एग्जिट पोल भी बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने की ज़्यादा संभावना है। 1-2 दिन और वेट कर लेना चाहिए। वास्तविक जो परिणाम आएगा और जनता का जो निर्णय है उसका स्वागत करेगा सब लोग। देखिए, एग्जिट पोल में जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उनको लगता है बिल्कुल सच के करीब है, क्योंकि वहाँ की जो जमीनी सच्चाई है, दिल्ली में काफ़ी केजरीवाल जी के खिलाफ इस बार एंटी इनकम्बेंसी दिख रही थी, लोग उनसे नाराज दिख रहे थे। जेडीयू ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर संगीन आरोप लगाए हैं। जेडीयू ने प्रशांत किशोर की पार्टी की फंडिंग पर सवाल उठाते हुए टैक्स चोरी के आरोप लगाए हैं। जन स्वराज के नाम पर कंपनी के खेल का आरोप लगाया है। ये रिपोर्ट देखिए। औषधि बन गई थी उनकी राजनीति। राजनीतिक रणनीतिकार बने कंपनी राज के खलनायक। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी पर जेडीयू ने बड़ा हमला बोला है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का दावा है कि ये पहली पार्टी है जो कंपनी द्वारा संचालित हो रही है। फंडिंग के लिए गलत तरीके अपनाए जा रहे हैं। पीके की पार्टी टैक्स चोरी कर रही है। प्रशांत की पार्टी में कंपनियों की तरफ से करोड़ों का निवेश हो रहा है। जन स्वराज पार्टी को जॉय ऑफ लिविंग ग्लोबल फाउंडेशन से फंडिंग मिल रही है, जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है। यह चैरिटेबल फाउंडेशन के नाम पर राजनीतिक गतिविधियां चला रही है। साथ ही साथ इसका जॉय ऑफ गिविंग ग्लोबल फाउंडेशन, इसका ऑफिस कहाँ है? बेंगलुरु में, कर्नाटका में चैरिटी ट्रस्ट है।
और उसके माध्यम से संचालन हो रहा है। और संचालन में कितना बड़ा खेल हो रहा है। कंपनी राज बनाना चाहते हैं, जो पेड अप कैपिटल है उससे अधिक डोनेशन मिल रहा है। नहीं, डोनेशन अगर मिले नहीं तो इसमें क्या आपत्ति है? तमाम राजनीतिक पार्टियों को मिलता है। मिलता है डोनेशन, लेकिन कंपनी की आय अगर 1 करोड़ है तो 1.5 करोड़ कैसे दे देगा? कंपनी अगर घाटा में है तो पैसा कैसे दे देगा? तो कौन सी ऐसी कंपनी की? यही नहीं, नीरज कुमार ने प्रशांत किशोर की पार्टी पर तेलंगाना की 13 कंपनियों से मदद लेने का आरोप लगाया। जेडीयू प्रवक्ता ने कहा कि अगर प्रशांत खुलासा नहीं करेंगे तो वो कच्चा चिट्ठा खोलने में देर नहीं करेंगे। 13-14 कंपनियां हैं तेलंगाना की जिससे ये पैसा ले रहे हैं। हमारा सवाल है कि आप चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? आप पार्टी चला रहे हैं, 50 लाख रुपया अपना दे रहे हैं, तो आप पार्टी का अकाउंट क्यों नहीं खोलते हैं? कि जरा कंपनी का नाम बताइए नेताजी, नहीं तो हम तो आप कंपनी का नाम बता ही देंगे आपका बैलेंस शीट के साथ। जेडीयू ने प्रशांत किशोर की राजनीतिक गतिविधि और वित्तीय स्रोतों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। जेडीयू ने जन सुराज पर धंधे का आरोप लगाया है। लोकतंत्र की आड़ में कंपनी राज चलाने का आरोप लगाया है। अब देखना ये होगा कि जेडीयू के इन आरोपों का प्रशांत किशोर क्या जवाब देते हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बिहार में जातीय गणना पर राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी बिहार में अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कराए गए जातीय गणना पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल के इस बयान से आरजेडी टेंशन में है, तो बीजेपी ने राहुल गांधी पर बिहार के अपमान का आरोप लगाया है। ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। बिहार में जातीय गणना पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। 18 दिनों के भीतर दोबारा बिहार दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने जातीय गणना पर सवाल उठाकर बिहार की सियासत को सुलगा दिया। 18 जनवरी को राहुल गांधी ने जातीय गणना को फर्जी बता दिया। फिर 5 फरवरी को राहुल ने बिहार वाला नहीं, तेलंगाना के जातीय सर्वेक्षण को देखने की बात कह दी। और ये बिहार वाला जो जाति जनगणना में इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जाति जनगणना देखना है तो तेलंगाना वाला देख लीजिए। ये फेक जो जाति जनगणना इन्होंने किया है, लोगों को बेवकूफ बनाने वाला ये नहीं। राहुल गांधी के बयान से सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या जातीय गणना पर सवाल उठाकर राहुल ने बिहार का अपमान किया? राहुल के बयान पर सियासत गर्म है। जेडीयू सांसद संजय झा ने भी राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया है, तो कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने राहुल गांधी के बयान का समर्थन करते हुए दावा किया, जातीय गणना में 20% लोग छूट गए। बिहार में फिर से जातीय गणना कराने की जरूरत है। वहीं महागठबंधन में शामिल भाकपा माले ने बिहार में हुए जातीय गणना को सही करार दिया है। बिहार गए थे ना, तो बिहार में जब उनकी सरकार थी आरजेडी के साथ, जो सरकार चलाए 15 साल, पंचायत में भी दलित को आरक्षण नहीं दिए थे, नहीं था। जब नीतीश कुमार जी आए हैं तो 2006 में पंचायत में अति पिछड़ों को और दलितों को आरक्षण दिया गया। आदरणीय राहुल गांधी जी कल बिहार के दौरे पर थे, उन्होंने कहा है, मैं भी पहले सवाल उठाया, और अगर ईमानदारी से कोई देखेगा, आप देख लीजिए मेरे भागलपुर विधानसभा में, जिला में 20% लोग बाहर काम करने जाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ रोजगार नहीं है, कोई काम नहीं है। तो आप जाति जनगणना में जिनको दिया गया वो तो घर घर घूमे, जो घर बंद है, ताले लगे पड़े, उनका तो गिनती हुआ नहीं। हमें नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। बिहार में जो जनगणना हुई, हम तो चाहते हैं कि पूरे देश में इसके आधार पर जनगणना हो। जातीय जनगणना पर राहुल गांधी ने डबल अटैक कर महागठबंधन की टेंशन बढ़ा दी। राहुल ने बिहार में अपनी सरकार के कार्यकाल के दौरान कराए गए जातीय गणना पर सवाल खड़े कर दिए। खुद आरजेडी भी राहुल गांधी के बयान से अलग जातीय गणना की रिपोर्ट को सही बता रही है, तो बीजेपी और जेडीयू राहुल गांधी के बयान के बहाने महागठबंधन पर ताने मार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अररिया कॉलेज स्टेडियम मैदान में एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एनडीए के सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए। एनडीए के नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। साथ ही आरजेडी पर भी तंज कसा है। वहीं इस दौरान एक अनोखा नजारा भी देखने को मिला, जहां एनडीए नेताओं पर जेसीबी से पुष्प वर्षा की गई। जिसको सरकार में आना ही नहीं है,
वो कितना भी गाल बजाते रहे उसका कोई फायदा नहीं। और आपने देखा छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल यही सब नारा दे करके सरकार बना लिया था, लेकिन वहां की जनता ने भूपेश बघेल को, कांग्रेस को किनारा कर दिया। अब जो है लोग सिर्फ मोदी की गारंटी, नीतीश कुमार के गारंटी पर विश्वास करते हैं। उसको मालूम है कि ये सब गाल बजाने वाले लोग मानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, न कि जो विपक्ष है अपने परिवार से उनका इतिहास भूगोल शुरू होता है और इतिहास भूगोल अपने परिवार में ही खत्म हो जाती है। और वो चले हैं माई बहन सम्मान योजना की बात करने, जिनका सम्मान अपने माँ को देना है, अपने बहन को देना है और परिवार में ही सब सीट ले लेना है, वो भला राज्य और देश का क्या सेवा करेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।